जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर में 19 चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 किससे रिलेट करता था? हमारा ऑडिट रिपोर्ट से। ऑडिट रिपोर्ट में हमने क्या सीखा कि एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रैक्टिकल उसमें कितने अहम पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया। और फिर हमने जो सबसे अहम चीज चैप्टर 2 में सीखी, सबसे अहम चीज जो स्किल डेवलप करवाई आई कैप ने हमारे में, वो स्किल ये डेवलप करवाई कि किसी भी सिचुएशन में हम ये डिसाइड कर सके कि इस सिचुएशन की वजह से हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे कौन सा पैराग्राफ इफेक्ट होता है और कैसे इफेक्ट होता है। तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप इस काबिल हैं कि आपके सामने अगर कोई भी सिचुएशन प्रैक्टिकल रख दी जाए, कोई भी सिचुएशन सिनेरियो रख दिया जाए, तो उसको देख के आप ये डिसाइड कर सके कि इसकी वजह से हमारे रिपोर्ट का कौन सा पैराग्राफ इफेक्ट होगा और कैसे होगा? क्या बता सकते हैं? यानी क्या मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, इसके क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन आएगा, या एम्फसिस ऑफ मैटर, या अदर मैटर, या की ऑडिट मैटर, या गोइंग कंसर्न का इशू आएगा? क्या ये बता सकते हैं? और फिर आगे फर्दर ये भी बता सकते हैं कि जैसे अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो बेसिस ऑन क्वालिफाइड ओपिनियन की ऑडिट मैटर, एम्फसिस ऑफ मैटर है तो कौन सी तीन चीजें आएंगी? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो कब एम्फसिस ऑफ मैटर, कब गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ, ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन को पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन की वजह से रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आएगा, तो आपने चैप्टर 2 का कंप्लीट कर लिया, इसका हक अदा कर दिया। इससे ज्यादा अब इसमें रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। क्लियर? तो क्या अब मजीद आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलें? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि छोटा भी है और निहायत आसान भी है। इसीलिए क्योंकि जो चैप्टर 2 ऑडिट रिपोर्ट वाला था ना, ये एक डिफिकल्ट चैप्टर था, कोई इसमें शक की बात नहीं है। क्या था? एक डिफिकल्ट चैप्टर था। ठीक है, हमारे एड में सारे चैप्टर्स इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो अब चैप्टर आ रहा है ये आपके लिए इजी चैप्टर इंशाल्लाह होगा, उम्मीद है। बाकी आगे जाहिर है आप ही बताएंगे कि इजी था या नहीं था। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर ये है कि मुझे बताइए, अब बेसिकली समझिए कि प्रैक्टिकली ऑडिट हमारा स्टार्ट हो गया। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आया और कहने लगा, सर आप हमारी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो जाइए प्लीज, आप हमारी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो जाइए। क्या उसकी रिक्वेस्ट को फौरी एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। ये पहला बड़ा लेसन है प्रैक्टिकल जो आपको सिखाया जा रहा है कि हम कोई डबल रोटी अंडे नहीं बेच रहे, कि जो भी क्लाइंट आए हम उसको ओके कर, हमने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, वो कहे पैसे हैं, हमने कहा लाओ पैसे ये लो चीज़। ऐसा नहीं, हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोफेशनल सर्विस में जहाँ कहीं वैल्यू एडिशन होती है क्लाइंट के लिए, वहाँ पे हमारे लिए कुछ रिस्क भी होते हैं। इसीलिए हमें कोड ऑफ एथिक्स भी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी ये कहते हैं कि आपने हर आने वाले क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। कच्चे के डाकू आगे कहने लगे, सर हमारी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने बनाई हैं, जरा ऑडिट तो कर दें, पता चले हमारा खर्चा जो है कितना हुआ है और हमें पैसे कितने मिले हैं। तो क्या हम उनका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? बताए क्यों नहीं करना चाहिए? एक तो ये कि उसमें हम अपने आप को हर वक्त अंडर प्रेशर फील करेंगे, इसे बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। जब ऑडिटर खतरा महसूस करे, अपने आप को महफूज ना समझे, खतरा समझे, क्लाइंट अंडर प्रेशर फील करे अपने आप को, इसे क्या बोलते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, इस वजह से नहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा, अगर लोगों को पता चल गया कि हम ऐसे क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड हैं जिसकी मार्केट में इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं, वो डिसऑनेस्ट मशहूर है, ठीक है, करप्ट मशहूर है, तो फिर हमारी अपनी रेपुटेशन भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए क्या पहला लेसन क्या दिया उन्होंने प्रैक्टिकली आपको, कि किसी भी क्लाइंट को जो आपके पास ऑडिट करवाने के लिए आएगा उसे फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना। उसे एक्सेप्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। उसे एक्सेप्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, अब वो इन फैक्टर को कंसीडर करना है, आज के लेक्चर में ही सीखेंगे और कुछ भी नहीं सीखना आज के लेक्चर में। सिर्फ
चीज सीखनी है। क्या सीखना है आज? कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट अगर आया ऑडिट करवाने के लिए तो हमें उसे एक्सेप्ट करने से पहले किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। याद रखिए सिर्फ 2 फैक्टर हैं, पहले 2 फिर बात कर लें कंसेप्चुअल। 2 फैक्टर्स हैं सिर्फ। क्या? नंबर 1, क्या वो पार्टी ठीक है जो ऑडिट करवाने के लिए आई है, और नंबर 2, क्या हम इस काबिल हैं कि उसका ऑडिट कर सके। 2 देखनी है, एक उसको स्कैन करना है और दूसरा खुद को स्कैन करना है। लेकिन उसको स्कैन करना है तो कुछ और देखना है, खुद को स्कैन करना है तो कुछ और। उसको स्कैन, क्लाइंट को स्कैन करना है तो देखना इंटेग्रिटी है कि नहीं, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी है कि नहीं, करप्शन तो नहीं करता। इंटेग्रिटी देखनी है, बड़ा फैक्टर है इंटेग्रिटी। खुद को वैल्यूएट करना है तो क्या देखना है? कॉम्पिटेंस। क्या मतलब? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा हर चीज में कॉम्पिटेंट नहीं होता? नहीं होता, ये बात समझे। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज में कॉम्पिटेंट नहीं होता। जैसे फर्ज कीजिए अगर मुझे ये कहा जाता है कि आप भाई नेक्स्ट बैच से टैक्स पढ़ा लो, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? अगर कहा जाए भाई अभी इसी बैच से टैक्स पढ़ाओ, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले सर ऑडिट तो ठीक पढ़ा लें, फिर टैक्स की बारी भी आ जाएगी, वो भी देखेंगे। क्या टैक्स पढ़ाने के लिए मैं कॉम्पिटेंट हूं? नहीं। तो ठीक है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं सकता, करंट बैच में नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास उसका सफिशिएंट नॉलेज है और ना ही सफिशिएंट टाइम। शाबाश, टाइम है। लेकिन अगर टाइम मिल जाए तो फिर शायद मैं पढ़ा भी पाऊं, लेकिन वो मेरी मर्जी है। क्योंकि ऑडिट में तो कभी फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना, फर्स्ट, तो वो रीजनेबल टाइम था, ठीक है, उस वक्त तो सीख लिया। कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर सर्विस का एक्सपर्ट नहीं होता। तो जब कभी कोई क्लाइंट हमारे पास आया तो हमने अपने आप को स्कैन करके देखना है क्या हमारे पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो क्या हम अरेंज कर सकते हैं। अगर दोनों का जवाब नो हो तो फिर उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। ये ना हो बाद में एक्सेप्ट कर लें, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, 10 बंदों की टीम चाहिए थी, 3 लोग हैं, काम प्रोसीजर परफॉर्म किए 30%, बाकी 70% रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किए। आई कैप माफ करेगा इस बेस के ऊपर कि आपके पास स्टाफ कम था? आई कैप कहेगा पहले ये देखना था, एक्सेप्ट करने से पहले देखना था। तो ये क्या है हमारा कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने 2 चीजें देखनी है। जब कभी कोई भी न्यू क्लाइंट, अच्छा ये चैप्टर किससे रिलेट करता है? ये चैप्टर रिलेट करता है एक्सेप्टेंस स्टेज पे क्या इशू अराइज हो सकते हैं। ये पहला स्टेप है, एक्सेप्टेंस स्टेज पे क्या इशू अराइज हो सकते हैं। तो वो बता रहा है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे हमेशा। लिखा क्या हुआ है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। आप हमेशा क्या पढ़ेंगे? इसे एक्सेप्ट। इसके बाद के अल्फाज जो है वो रटा तो लगा ले चाहे, लेकिन कंसेप्ट इनमें नहीं है कि जब आप एक्सेप्ट करेंगे किसी क्लाइंट को तो आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। असल में जब हम किसी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसमें कुछ थ्रेट भी होता है। थ्रेट क्या है? समथिंग नेगेटिव। थ्रेट क्या है? समथिंग नेगेटिव। जब हम किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो उस वक्त कुछ थ्रेट राइज होते हैं। क्या थ्रेट राइज होते हैं यही हमने सीखने हैं। पहला मैसेज आपको वो ये दे रहा है, ये पहली बात है जो आपने समझनी है। और मुझे बताएं पढ़ के समझ आ रही है कि नहीं, कि जब कभी कोई नया क्लाइंट आप एक्सेप्ट करने लगे आपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, एड्रेस करना है। क्या सिखाया? पंच लाइन क्या है? जब कभी कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने लगेंगे आपने थ्रेट को क्या करना है? आइडेंटिफाई थ्रेट करना है, इवैल्यूएट थ्रेट करना है, एड्रेस थ्रेट करना है। फिर से हमें क्या सिखा रहा है इस पूरे चैप्टर कि जब कभी कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने लगेंगे आपने क्या करना है? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, एड्रेस करना है। अब आप कहेंगे सर को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन
क्या करें, जाहिर है अब जिसके ऊपर फोकस करवाना है सो करवाना है। बोलते जाए जरा 2 3 4 5 दफा, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता आपने बोलते जाना। क्या? नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, वैल्यूएट करना है, प्रेस करा है। थ्रेट को क्या करना है? बोलते जाए तीन लफ्ज का आइडेंटिफाई, वैल्यूएट, एड्रेस। आइडेंटिफाई, वैल्यूएट, बोलते जाए। अब सुनिए, आइडेंटिफाई का मतलब बताने लगा हूं, वैल्यूएट का मतलब बताने लगा हूं, एड्रेस का मतलब बताने लगा हूं। आइडेंटिफाई और ये इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं, चैप्टर तो ये छोटा सा है, इसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, वो भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है? आइडेंटिफाई थ्रेट, वैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? अच्छा पहले थ्रेट का मतलब क्या है? थ्रेट का मतलब देखें, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एग्री करते हैं? तो थ्रेट का मतलब ये होता है हर वो चीज जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को हर्ट करे, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे अटैक करे, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करे, हर उस चीज को हम कहते हैं थ्रेट। जैसे क्या क्लाइंट अगर ऑडिटर को कीमती गिफ्ट दे, ये थ्रेट है? ये थ्रेट है, बिल्कुल। क्या ऑडिट, इसको मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, आपने याद नहीं करनी, आगे कभी आएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जब पैसों की वजह से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही हो तो इसे क्या कहते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अगर बात समझ आई तो मुझे बताइए, अगर ऑडिटर के पास क्लाइंट के जिसका ऑडिट कर रहा है उसके शेयर्स हैं तो क्या थ्रेट है? कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बता रहे हैं तो मैं फिर मजीद पूछ रहा हूं, क्या अगर ऑडिटर ने अपने क्लाइंट से लोन लिया है, हैवी अमाउंट का लोन, क्या इसमें कोई थ्रेट है? कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ऑडिटर का क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप चल रहा है, मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई थ्रेट है? कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो थ्रेट क्या है? वो चीज जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करे। अच्छा, थ्रेट कोई एक ही नहीं है, 5 है। फर्ज करें, अब सिर्फ मिसाल बतानी है, 2 3 मिसालें दे के आगे चलूंगा, लेकिन मैंने आपको थ्रेट का मतलब बताना क्या है। थ्रेट का मतलब क्या है? वो सिचुएशन जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करे। दूसरी एग्जांपल, अगर ऑडिटर का भाई क्लाइंट में सीएफओ है, क्या क्लाइंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? नहीं है, थ्रेट अराइज हुआ। तो ऐसा थ्रेट जो कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आए उसे बोलते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट। फैमिली थ्रेट नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियर होना, फेमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट किसी हमारे फैमिली मेंबर के क्लाइंट में होने से भी हो सकता है और हमारे किसी दोस्त के होने से भी हो सकता है। तो भाई उधर है, क्लाइंट में सीएफओ, कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। हमारी क्लास में साथ बैठता था बचपन का दोस्त, इकट्ठे ही हमने ट्रेनिंग की थी, फाइनल की क्लास में साथ साथ बैठते थे। अब उसने इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया और हम फर्म में हैं। अब हम उसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें वो सीएफओ, सीईओ, डायरेक्टर है। तो बताइए कोई थ्रेट अराइज हुआ? कौन सा थ्रेट अराइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। फैमिली थ्रेट नहीं लिखना आपसे, मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ बेसिक एग्जांपल आपके जहन में रख के आगे चल रहा हूं। बाज़-औक़ात भाई ने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट भी अराइज हो सकते हैं। उन्होंने कहा सर वो जो हमारा भाई उधर अगर क्लाइंट में है तो फेमिलियरिटी थ्रेट तो अराइज हो रहा है, लेकिन हमारे ही घर में पैसे आ रहे हैं, भाई जो हमारा है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लेकिन थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी तो अराइज हो रहा है। हो रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया क्योंकि कंसेप्ट
बेसिकली समझाना है, पूरी स्टडी सॉल्व करवाना अभी मकसद नहीं है थ्रेट के कंसेप्ट सर। यह क्या आ गया, सेल्फ, ये फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया। और कौन सा एक और थ्रेट की एग्जांपल, अगर क्लाइंट हमसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाए और फिर हमें ही कहे कि इसका ऑडिट कर दो, क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? नहीं। तो जब ऑडिटर अपना काम खुद ही रिव्यू कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा, इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश, सेल्फ। तो ये डिफरेंट टाइप्स के थ्रेट। बहरहाल हम अब आगे फर्दर नहीं जाते, आपको समझ आ गया किसको बोलते हैं थ्रेट, किसको बोलते हैं? वो सिचुएशन जिससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंट इफेक्ट हो, ऑडिटर सही तरीके से अपना काम ना कर सके, ऑडिटर सही तरीके से अपना काम ना कर सके, उसे थ्रेट कहते हैं। तो थ्रेट की डेफिनेशन क्या हुई, हर वो सिचुएशन जिसकी वजह से ऑडिटर अपना काम सही तरीके से ना कर पाए उसे कहते हैं थ्रेट। ओके। अच्छा, जब कभी किसी सिचुएशन में वो आपको थ्रेट के बारे में कहेगा ना, तो बताइए थ्रेट गुड थिंग है बैड थिंग है? बैड थिंग। खत्म होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? खत्म कैसे होगा? कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो जो थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सेफगार्ड्स या कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस थ्रेट। टू एड्रेस थ्रेट का मतलब है टू रिड्यूस थ्रेट, टू एलिमिनेट थ्रेट। लेकिन याद रखिए, जिस तरह डॉक्टर है, मरीज गया उसके पास, सर शदीद खांसी आ रही है, थ्रेट है, कहीं टीबी तो नहीं? थ्रेट, शदीद खांसी आ रही है, क्या थ्रेट? अच्छा मुझे बताइए, क्या डॉक्टर फौरी तौर पे मेडिसिन दे देगा कि पहले जो भी मर्ज है देखेगा उसकी शिद्दत कितनी है, कितना सवेयर है, कितना, ये देखेगा ना, उसके लिहाज से ट्रीटमेंट करेगा कि थ्रेट के बाद डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर देगा? ये बहुत अहम पॉइंट है, एग्जामिनर कमेंट्स में वो मेंशन कर रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, खांसी आई फौरन टीबी का इलाज फिट कर दिया उसके ऊपर। ऐसे नहीं करना। भाज कहता है सर एक आधा ग्लास पानी भी है, खांसी हो भी ठीक है, समटाइम होता है। तो इसीलिए जब कभी थ्रेट सामने आएगा, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई थ्रेट। हाँ, आइडेंटिफाई थ्रेट में वो कहता है कि बच्चों से ये बोला करें कि जब वो लिखे ना कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, तो ये भी लिखे क्यों राइज होता है, क्योंकि क्लाइंट के, ऑडिटर के पास शेयर्स हैं और क्लाइंट का प्रॉफिट उसकी नेट वर्थ को बढ़ाएगा, वेल्थ को बढ़ाएगा। तो ऑडिटर की कोशिश होगी कि शेयर की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो, इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। तो मुझे बताइए, क्या रिपोर्ट की केस स्टडी में हमने सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख दिया था कि रीजन भी बताई थी? तो यहां पे भी सिर्फ लिख देंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, उसकी रीजन भी बताएंगे? ये नहीं बताएगा रीजन, ये नहीं बताएगा रीजन, नहीं ना बताएंगे। एग्जाम में आप सिर्फ इतना लिख के आएंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा ही है, जब थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे उसको, पक्की बात। थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे क्यों थ्रेट, सिर्फ इतना लिख देंगे कि फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है, कि ये भी लिखेंगे क्योंकि भाई क्लाइंट में सीएफओ है, तो ऑडिटर हो सकता है कि उसकी गलतियों को हाइड करने की कोशिश करे, पर्सनल रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। बताइए, सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट लिख देंगे कि ये एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे? नहीं, इन्होंने नहीं लिखी, नहीं ना लिखनी एक्सप्लेनेशन आपने, पक्की बात है लिखने। तो असूल वादा करें मेरे साथ, जब कभी आइंदा जिंदगी में किसी भी केस स्टडी के अंदर थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, करेंगे। चले, थ्रेट आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दिया, पता चल गया कि ये कौन सा थ्रेट है। अब अगला टास्क क्या है, स्टेज 2, इवेल्युएट द थ्रेट, या समटाइम वो वर्ड यूज करता है इवेल्युएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। इवेल्युएट द थ्रेट या सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट का मतलब क्या है कि देखो थ्रेट कितना ज्यादा है। अगर हाई है तो सेफगार्ड भी हाई रखने पड़ेंगे, अगर थ्रेट की सिग्निफिकेंस वैल्यूएशन लो है तो सेफगार्ड भी लो होंगे। बताइए, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं, या थ्रेट हाई हो या लो हो, एक जैसे सेफगार्ड, एक जैसा कोर्स ऑफ एक्शन, एक जैसे प्रोसीजर फिट कर दें? बताइए क्या करना चाहिए? थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के बाद
उसको इवेल्युएट भी करना चाहिए। एग्रीड। अब ये इवेल्युएशन केस टू केस डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर शेयर्स लिए हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? हाँ, शेयर अमाउंट, कितने शेयर लिए हैं, शेयर कम लिए हैं कि ज्यादा, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर कोई रिश्तेदार क्लाइंट में काम कर रहा है तो ये थ्रेट है, कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कोई एक बता दे कि रिलेशनशिप कैसे, शाबाश, कि रिलेशनशिप कितना क्लोज है। जितना रिलेशनशिप क्लोज होगा थ्रेट की सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा होगी। तो बताइए, क्या थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सिग्निफिकेंस को एवेल्युएट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप आता है क्या? एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब क्या है? प्रोसीजर बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। प्रोसीजर बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, क्या है, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। और इसमें दो चीजें आपको बता दूं जो एग्जामिनर कमेंट्स में वो कह रहा है, एग्जाम टिप में भी हमने लिखा है कि जो स्टूडेंट डिस्कस नहीं करते, एक एक्सप्लेनेशन खा जाते हैं, थ्रेट बता दिया, हेडिंग बता दी, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और दूसरा वैल्यूएशन के फैक्टर्स जो हैं ये डिस्कस नहीं करते। तो क्या करेंगे? हाँ जी, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, एग्जामिनर वांट्स वैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स टू की बजाय एंड फंडामेंटल। वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे, चले ना चेंज करें। तो भाई बात समझ आ गई, ये लाइन समझ आई कि नहीं? ये सबसे अहम चीज ये लाइन है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 15 मिनट का काम है। ये लाइन दे मुझे बताएं, ये समझ, ये पढ़े। न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमने क्या करना है? फौरन एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है? आइडेंटिफाई, वैल्यूएट एंड एड्रेस थ्रेट। क्लियर जी? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है अब, अच्छा वैसे तो बहुत सी सिचुएशन में थ्रेट, मुझे बताइए क्या थ्रेट सिर्फ एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस राइज हो सकते हैं या एक्सेप्टेंस के बाद भी थ्रेट राइज हो सकते हैं? बाद में भी हो सकते हैं। यहां से फर्क, हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर अभी पढ़ना है और एक चैप्टर हमने कुछ वक्त बाद पढ़ना है। जो थ्रेट एक्सेप्टेंस स्टेज पे राइज होते हैं वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे अभी, और जो थ्रेट एक्सेप्टेंस के बाद राइज होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो किसी और चैप्टर में। तो ये जो थ्रेट वाला टॉपिक है, कोड ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक इसको बोलते हैं हम, कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हुए थ्रेट, ये 2 जगहों पे डिस्कस होगा, एक इस चैप्टर में और एक बाद वाले चैप्टर में। दोनों चैप्टर में फर्क क्या है? ये एक्सेप्टेंस स्टेज पे आइडेंटिफाई होने वाले थ्रेट हैं और जो इसके बाद पढ़ने हैं एक्सेप्टेंस के बाद वाले। डन जी? अब चलिए अब इसके थ्रेट की तरफ आते हैं। अब ये कंसेप्ट, अगर ये वाली लाइन आपको समझ आ गई ना, हक अदा हो गया आज के लेक्चर का। अब थोड़ा जरा रूटीन की बात, कहता है क्या एक्सेप्टेंस स्टेज में क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, ये बेसिकली अप्रोच है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, इसको बाद में लिंक करूंगा मैं। एक्सेप्टेंस स्टेज में 2 थ्रेट राइज हो सकते हैं। पहला थ्रेट क्या राइज हो सकता है? पहला थ्रेट ये राइज हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये हमारे क्लाइंट से रिलेट करता है। दूसरा थ्रेट क्या राइज हो सकता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये हमसे रिलेट करता है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी ये कौन सा थ्रेट है? जो क्लाइंट से। एक्सप्लेनेशन, भाई क्या थ्रेट राइज हो सकता है? क्लाइंट में बी इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, डिसऑनेस्टी और क्वेश्चनेबल रिपोर्टिंग। क्लाइंट अगर ऐसा है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, पता चला सीईओ जो है वो
पुरानी कंपनी से फाइनेंशियल फ्रॉड करने की वजह से निकाला गया था। पता चले कि एक डायरेक्टर के खिलाफ जो मेजर जो शेयर होल्डर भी है उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये चीजें क्या शो करवा रही हैं कि आपके क्लाइंट की मैनेजमेंट जो है, डायरेक्टर्स जो है, वो गुड पीपल नहीं है। इनके अवॉइड करना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? वो आपने पढ़ा होगा ना, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसी तरह ए फर्म इज नोन बाय द क्लाइंट इट कीप्स। क्लाइंट अच्छे अच्छे, फर्म की रेपुटेशन भी अच्छी। क्लाइंट बुरे बुरे, फर्म की रेपुटेशन भी डाउन। एग्री करते हैं इस बात से? चलिए, तो जब हम किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे तो पहला थ्रेट क्या राइज हो सकता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये बात समझ आई? एक्सप्लेनेशन देखे समझ आई? क्यों क्यों क्लाइंट की इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल बिहेवियर? ये इन रीजन की वजह से। अच्छा, तो हमें इवैल्यूएट कैसे करना चाहिए? हमें कैसे पता चलाना चाहिए कि उनकी इंटेग्रिटी में सच में प्रॉब्लम है या नहीं, और प्रॉब्लम कम है कि ज्यादा है? कैसे पता चलाना चाहिए? इसका सिर्फ एक ही, अगर वन वर्ड आप मेरे से आंसर पूछे ना, एक ही, क्या? क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में हासिल करेंगे, उतना बेहतर तरीके से वैल्यूएट कर सकेंगे आप सेल्फ इंटरेस्ट, थ्रेट टू इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर को। क्या कह रहा है? क्लाइंट के बारे में नॉलेज हासिल करें। किसके बारे में? क्लाइंट के बारे में, उसके ओनर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, कि कंपनी को ओन और मैनेज कौन से लोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे उतना अच्छा है। हां, अगर तो आपको लगे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के लोग जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, फिर उस क्लाइंट को क्या करना है? छोड़ देना है, एक्सेप्ट नहीं करना। अगर लगे कि एक आधा बंदा गड़बड़ कर रहा है, सिर्फ सीईओ है, जैसे अक्सर कंपनी में ऐसे होता है, मतलब अक्सर कंपनी जिन कंपनीज में फ्रॉड होता है ना, उनमें अक्सर कंपनीज में सीईओ उस फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है। तो अगर सीईओ के बारे में हमें पता चले कि वो अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करता, इंटेग्रिटी नहीं है, फ्रॉड वगैरह में एंगेज है, तो एक आधा बंदा है, उस सूरत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहते हैं सर इसको साइड पे करके किसी दूसरे बंदे को सीईओ बनाएं, या ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमसे कमिट कर लेते हैं, क्या सर बेफिक्र रहें, आप अपॉइंटमेंट करवाएं अपनी ऑफिशियली, आप अपॉइंटमेंट करवाएंगे तो हम इस सीईओ को रिमूव कर देंगे। तो यही कह रहा है, अगर फर्ज कीजिए इस स्टेप से आपको कोई इशू सामने आ भी जाता है तो फौरन उसको रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टर उसको एड्रेस करने की हामी भरते, कमिटमेंट देते हैं कि जी हम इस मसले को हल कर लेंगे, तो फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डन जी? तो मुझे बताइए, नया क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे, क्या थ्रेट राइज हो सकता है? पहला, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है, किस वजह से थ्रेट राइज होगा? ये क्योंकि क्लाइंट इलीगल एक्टिविटी, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा। क्या हमें इसे थ्रेट को वैल्यूएट करना चाहिए? वैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे क्लाइंट के बारे में, ओनर के बारे में, मैनेजमेंट के, हर चीज के बारे में, जो जिस चीज का आ सके। नॉलेज की कोई लिमिट थोड़ी, जितना भी आ जाए बेहतर है। और अगर इस नॉलेज से कोई मसला सामने आए तो फौरी रिफ्यूज कर दें? नहीं, डायरेक्टर्स के साथ देखिए, अगर वो कमिटमेंट हमें देते हैं कि जी वो इस मसले के ऊपर प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, हल करेंगे इसमें, तो ठीक है। और अगर डायरेक्टर भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, आप खुद बताइए फिर क्या करेंगे? खुद बताएं, खुद बताएं, क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है जी? अच्छा, अब सेफगार्ड क्या है? इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? इसके लिए आप यानी क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आप बहुत से सोर्सेज से ले सकते हैं। चलिए मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछता हूं, आपका क्लाइंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं?
कहां से ले सकते हैं? सोशल मीडिया से, शाबाश, वेबसाइट से, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर्च अवेलेबल है। ठीक है, पुराने जमाने में एक बड़ा मसला होता था ये कि अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं है ना तो उसके क्लाइंट के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से हासिल की जाए। स्टेप नंबर 1, आपको वेबसाइट पे जाके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करें, कम से कम नाम वगैरह पता चल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, उस कंपनी और उस डायरेक्टर का नाम लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या आपको ये बात पता है कि आपके बारे में सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है जितनी आपके बारे में आपके घर वालों को नहीं पता? वाकया मशहूर है, गूगल के सीईओ के पास इंटरव्यू के लिए आया एक बंदा, अपना सीवी सामने रखा, उसने कहा सीवी साइड पे कर दो, तुम्हारे बारे में सारी बातें हम निकाल चुके हैं और हम तुम्हारे बारे में वो बातें भी जानते हैं जो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता, नेट पे मौजूद है। एक स्किल होती है, गालिबन उसका नाम है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसके जरिए से जैसे इन्वेस्टिगेटर जो जासूस होते हैं वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ना, तो ये स्किल अगर आप सीख लें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो आप किसी के बारे में, किसी भी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये बात से बात निकली तो मैंने बता दी, वापस आ जाए। अगर आप ये सारी बातें नहीं करना चाहते अदर सोर्सेज से, तो एक क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक आसान तरीका भी है। वो क्या है? पकी पकाई खीर ले लें। किससे? प्रेडिसेसर ऑडिटर से। किससे? प्रीवियस ऑडिटर ना बोला करें, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में, प्रेडिसेसर ऑडिटर बोला करें, थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्रेडिसेसर ऑडिटर को एक लेटर लिखेंगे, उस लेटर का नाम क्या है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। वो आपको सारी बातें बता देगा क्लाइंट के बारे में, ये कौन बंदा क्या है, कितने पानी में, बता देगा कि नहीं बता देगा? अब आपने ये नहीं समझना वो हमारा दुश्मन है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक दूसरे के दोस्त हैं। पाकिस्तान में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक दूसरे के दोस्त हैं। आपने कभी सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ, इनके खिलाफ कैंपेन देखी? कभी नहीं देखी। कॉलेजेस की सीए, कॉलेजेस की इसमें कभी कभार ऊंच नीच होती रहती है, एक दो, पता नहीं क्यों होती, होनी नहीं चाहिए वैसे, है ना? ऐसे ही है ना? वैसे कॉलेज में ज्यादातर दोस्त हैं एक दूसरे के, सारे दोस्त हैं, वही सारे दोस्त हैं, किसी ने गलत बात बता दी आपको। फर्म भी सारी एक दूसरे की, तो आपने भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है। तो क्या आने वाला पुराना ऑडिटर ये समझेगा ये इसने मेरी रोजी रोटी पे लात मारी है, ये मेरे से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, मैं क्यों बता? नहीं, ये नहीं सोचता। उसे पता है कि कल को मैंने भी इसकी रोजी रोटी पे लात मारनी है, तो चलता रहता है। ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। बल्कि आईकैप कहता है कि जो एक दूसरे को आप प्रोफेशनल लेटर्स कम्युनिकेशन करें ना, तो एथिकली इसका जवाब भी दिया करें। क्लियर है? तो अब समझ आ गया आपको कि एक्सेप्टेंस स्टेज पे पहला थ्रेट कौन सा राइज होगा? क्यों राइज होगा? इवेल्युएट कैसे करना है और एड्रेस कैसे करना है। जितना यानी जितना ज्यादा ये इंफॉर्मेशन हासिल करते रहेंगे उतना ही ये थ्रेट आप क्लियर होते जाएंगे, इसके बारे में रिड्यूस होता जाएगा। अगर आपको लगे कि एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो रिफ्यूज कर। दूसरे थ्रेट की तरफ चलें। जब ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट के लिए बोलता है, रिकमेंड करता है खुद को, तो हाँ, ये क्वेश्चन पूरा कीजिए। सर ऑडिटर जब खुद को रिकमेंड करता है रीअपॉइंटमेंट के लिए अगले ऑडिट के लिए, तो वो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं, ये बेसिकली जो सिचुएशन है ना, ये याद रखिएगा। अब मैं बताना नहीं चाह रहा था, अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो बता दिया। ये जो थ्रेट वैल्यूएट करने हैं, ये फर्स्ट टाइम भी करने हैं और सब्सिक्वेंटली रीअपॉइंटमेंट में भी करने हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पे भी ये थ्रेट राइज होते हैं। इसीलिए तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस लिखा हुआ है। इसमें लफ्ज एक्सेप्टेंस का मतलब पता क्या है? फर्स्ट ऑडिट है, और कंटिन्यूस का मतलब पता क्या है? रीअपॉइंटमेंट है। लेकिन बताना मैं इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि कोई भी केस हो, जब प्रोसीजर परफॉर्म करने तो अलग बताने का क्या फायदा है। ये तो वही बात हो गई जो मैंने आपको स्कोप लिमिटेशन की 3 टाइप्स बताई, समझाई, और फिर कहा क्या स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट में इम्पैक्ट सेम होता है। तो आपने कहना कि सर फिर बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि रट्टे वाला सवाल था। ये तो वही बात होगी जब मैंने आपसे कहा कि मिस स्टेटमेंट की 3 टाइप्स हैं, और फिर एंड में क्या बताया?
कि मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम होगा। तो हमने कहा बताया क्यों? तो फिर मैंने क्या कहा, क्योंकि रटे वाला सवाल आ सकता है, बहुत कम चांस है, 1% से भी कम, लेकिन आ सकता है। इसमें तो रटे वाला सवाल भी नहीं आना था, इसलिए मैंने ये भी नहीं बताया। लेकिन बार आपने पूछा तो चले मैंने बता दिया। फिर भाई ये आधी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। दूसरा थ्रेड कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ये थ्रेड ऑडिटर से रिलेट करता है। ये वाला थ्रेड हमारे क्लाइंट से रिलेट करता है। भाई ऑडिटर से रिलेट कर, भाई क्या 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 मतलब हम कंपिटेंट नहीं होते? हाँ तो नहीं होते। क्या आपको ये बात पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी फारिग हो सकते हैं? अच्छा, इतने जोर से फौरी तौर पे रिस्पॉन्स किया है, मुझे कुछ शक होना शुरू हो गया है। मेरे बारे में तो नहीं कोई आपका गलत? नहीं तो मैं भी फारिग हो सकता। वो डिपेंड करता है स्किल। मेरे से कोई और काम करवा ले, मैं उसमें फारिग हूँ। बिल्कुल, बाकी भी नहीं कर सकते। कोई बिजनेस वाले टीचिंग करवा ले, वो किसी ना किसी तरीके से ऊंच नीच दाएं बाएं 19-20 करके कोई दाव पेच खेल के वो किसी ना किसी तरीके से नहीं कर लूंगा। मैं टीचिंग के अलावा दुनिया का कोई काम मुझे नहीं आता और ना ही मेरे से ठीक होता है, इसलिए मैं करता भी नहीं। तो याद रखिएगा अकाउंटेंट भी फारिग होते हैं। एक साइड प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक इंश्योरेंस क्लाइंट था। इंश्योरेंस क्लाइंट हमारा कम्प्लेक्स समझा। हमारे कुछ ऑडिट क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ रूटीन नेचर के होते हैं। जैसे अमूमी तौर पे जो रिटेल बिजनेस का क्लाइंट होता है वो इजी समझा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्लाइंट मुश्किल समझा जाता है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर के क्लाइंट हमारे मुश्किल समझे जाते हैं, उसमें रेगुलेशंस होती हैं, कम्प्लेक्स होता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता था ना, प्रीमियम पे कैलकुलेशन, रिस्क की कैलकुलेशन, फिर बाद क्लेम आते थे और फिर बड़ा मसला होता था क्लेम किस स्टेज पे हो तो उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। वो बहुत से क्लेम आते हैं ना, वो लग बता जाता था उसकी कैलकुलेशन, तो वो मुश्किल होता है। तो वहाँ पे एक रीजनल मैनेजर था, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। लेकिन जब कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते थे। वो फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेश से मेरा समझे 2-2.5 साल हुए। वो फ़ोन करके एक बंदे को बुलाता था, वो बंदा होता था, वो उनका नाम मुझे भूल गया, उन्हें बाबा गनी बोलते थे। वो बंदा आता था और वो बताता था सर ये प्रीमियम, ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे, ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे। उसकी एज तकरीबन 65 के लगभग थी। उसकी क्वालिफिकेशन आप सुन के हैरान होंगे, इंटरमीडिएट थी। लेकिन बिजनेस को ऐसे जानता था, इंश्योरेंस की कैलकुलेशन तक उसको पता थी। उसको जो उनके एजेंट्स होते हैं ना, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, उनके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप क्या है वो भी पता थे। तो आइंदा जब कभी कोई चीज़ सीखनी होती थी ना, मैं फिर CF उसके मैनेजर, जोनल मैनेजर के पास नहीं जाता था। किसके पास जाता? वो बाबा गनी के पास, वो सिखाता था चीज़ें। तो कंपिटेंस लाजमी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, दूसरे लोगों के पास भी हो सकता। बाज़ का दूसरे लोग ज़्यादा शातिर होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर काम करने के लिए कंपिटेंट नहीं है, डिपेंड करता है। यहां पे यही चीज सिखा रहा है। आपने किसी भी, वैसे तो यहां पे ऑडिट की एग्जांपल ले रहा है, लेकिन जनरल असूल है, आपने जिंदगी में किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है ना, पहले देख लें कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के काबिल है कि नहीं, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट टाइम है कि नहीं। बाद में अपने क्लाइंट को तंग नहीं करना। क्या सिखा रहा है? अपने आप में क्या देखें, जब कभी किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, अपने पास सफिशिएंट स्किल, कंपिटेंस, रिसोर्सेज, टाइम, ये सारी चीजें देखें। ये ना 20 बंदों की टीम चाहिए, आपके पास 8 बंदे और आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया। अब टीम को कह रहे हैं ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो, कितना को करे ओवर टाइम? नहीं होगा। 20 बंदों का काम 8 बंदों से नहीं होगा, लेकिन करवाते हैं और आप लोग करते हैं। रिस्क होता है इसमें क्या कि फिर आप लोग क्या करते हैं भला, टिक्कू ऑडिट, क्या चुप करके टक 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 चलता है। तो पहले भाई देखना चाहिए कि नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले हम कंपिटेंट है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं। यही कह रहा है कि थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। एक्सप्रेशन ऑफ थ्रेट क्या है? फर्म लैक्स नेसेसरी कंपिटेंस और एक्सपीरियंस फॉर द एंगेजमेंट। कंपिटेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और भी चीजें ऐड कर सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का कभी ऑडिट नहीं किया, क्या क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है लेकिन ऑब्टेन कर सकते हैं विद इन रिक्वायर्ड टाइम, तो फिर कर सकते हैं। बताया था कभी ना कभी तो काम पहली दफा करना होता है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर का मैंने कभी ऑडिट नहीं किया, लेकिन मुझे इतना सफिशिएंट टाइम दे दिया जाता है
क्लाइंट की तरफ से कि भैया नॉर्मली 2.5 महीने में होता है, मुझे 3.5 महीने दे दिए तो फिर मैं कर लूंगा, वरना नहीं। वैल्यूएट थ्रेट को कैसे वैल्यूएट करेंगे? अब देखिए, अब इसमें असल मसला इसमें पता क्या होता है? एक तो ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं कि नहीं, दूसरा ये होता है कि क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में, जिस रीजन में है, क्या आप उस इंडस्ट्री में सफिशिएंट एक्सपीरियंस रखते हैं या रख सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं, नॉलेज है या हो सकता है कि नहीं। इसकी किन फैक्टर्स पे इसकी वैल्यूएशन डिपेंड करेगी। अब ये थ्रेट समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि थ्रेट हाई या कि लो है। इसकी सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस ऑपरेशन एंगेजमेंट स्कोप, कि आपको कितनी की अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट के बिजनेस की। क्या मुझे पता है बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है, उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, एक्टिविटीज क्या होती हैं। अगर तो आपको उस बिजनेस के, उसके ऑपरेशंस के बारे में नॉलेज है, स्कोप ऑफ वर्क कितना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब है कंपिटेंस वाला थ्रेट हमारा क्या हो गया, काम। और अगर आपके पास नॉलेज कोई नहीं है, थ्रेट हाई हो गया। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि कंपनी के बारे में तो नॉलेज है या नहीं है वो अलग बात, उसकी इंडस्ट्री और कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। ये ना हो सारा ऑडिट आप कर लें IFRS के मुताबिक और बाद में पता चले ये बैंक था, इसमें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट वो बनना है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बोला हुआ है, वो नहीं जो IS1 ने बोला हुआ है। आपका तो ऑडिट फारिग हो गया, फिर आपको तो एक तरह से बहुत से प्रोसीजर फिर दोबारा परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नॉलेज और उस किस इंडस्ट्री में है, ताकि उस इंडस्ट्री में क्या पॉलिसीज चल रही हैं, एस्टीमेट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, रेगुलेटर कौन कौन से हैं। कुछ कंपनीज के रेगुलेटर्स होते हैं अलग से, कुछ के नहीं होते। फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, QC पॉलिसीज मतलब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, इंश्योरिंग वर्क एक्सेप्टेड ओनली व्हेन कंपिटेंस अवेलेबल। और यह भी देखा जाएगा कि क्या फर्म के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ऐसा जो ये इंश्योर करे भैया जब सारे आपके पास कंपिटेंस है तभी आपने इसको एक्सेप्ट करना है, वरना एक्सेप्ट नहीं करना। अगर फर्म के अंदर ऐसा कोई चेक है तो इसका मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर चाहे भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना, तो फर्म के अंदर चूंकि एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है कि पहले कंपिटेंस चेक होगी फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ सेफगार्ड या फैक्टर्स हैं जिन पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है। डन। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या है कि इस थ्रेट को खत्म करने, कंपिटेंस वाले थ्रेट को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता, एग्री ऑन रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम पे एग्री करें। जैसे अगर आपका फर्स्ट क्लाइंट है तो 3-3.5 महीने से कम पे एग्री नहीं करना, लेकिन अगर रिकरिंग ऑडिट है तो वो आप 2-2.5 महीने की भी एग्री कर सकते हैं। असाइन सफिशिएंट स्किल्ड स्टाफ, सफिशिएंट स्टाफ हो, 20 लोग चाहिए तो 20 भेजें और एक्सपीरियंस सारे जूनियर ना भेज दें, सारे जूनियर ना भेजें। एक टीम थी, वैसे बात से बात याद आ गई, इस्लामाबाद किस क्लाइंट के लिए गए थे, हमारी टीम 4 लोग थे हम, तो एक होटल में खाना खा रहे, तो साथ ही एक दूसरी फर्म की टीम भी बैठी थी, वो भी उसी होटल में खाना खा रहे। तो ना उनको ना पता था हमको ना हमें पता, लेकिन वो ना थोड़ा अपने बातें कर रहे थे क्लाइंट के बारे में। आपको पता है वहाँ पे कोई ऑडिटर, जब यंगस्टर्स होते हैं ना आप और किसी टीम का हिस्सा बनते हैं तो अपने आप को समझते हैं, ऑडिटर फील करते हैं, तो आप चाहते हैं लोगों को पता चले, तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। सर जी वो उस क्लाइंट पे ये हुआ था, हमने कहा नहीं ऑडिटर हूँ मैं, वो फौरन उसने कहा सर भागा भागा मेरे लिए चीज़ें लेके आया, इस तरह की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो पता चला वहाँ पे उनमें से कोई 2 जो है ना वो ICOM क्वालिफिकेशन की है उन्होंने, और ICOM के बाद फौरी तौर पे उन्होंने भर्ती ट्रेनिंग, वो शायद उनके जो होते हैं ICOM या BCOM के स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के थे, वो उनका वो करते हैं क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल नहीं होते, क्या कहते हैं, इंटर्नशिप, वो उनसे प्रोसीजर करवा रहे थे। अब क्या मुझे बताइए ये सफिशिएंटली स्किल स्टाफ है, तादाद तो पूरे थे। तो एक तो उसकी, अच्छा एक और प्रिंसिपल भी वायलेट कर रहे थे कोड ऑफ एथिक्स का, वो भी आपको, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्लाइंट के मैटर्स हमारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसे आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं कर सकते।
तो ये समझ आया, असाइन करो, स्टाफ सफिशिएंट भी होना चाहिए, स्किल्ड भी होना चाहिए, बैलेंस टीम होनी चाहिए, सीनियर भी, सेमी सीनियर भी, जूनियर भी, ताकि सीनियर भी हो, सीनियर ने काम सिखाना भी तो है। फिर यूज एक्सपर्ट्स वेयर रिक्वायर्ड, अगर कभी जरूरत पड़े ऐसे लोगों की जो काउंटिंग और ऑडिट के अलावा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े, जैसे कब जरूरत पड़ सकती है, जब रीवैल्यूएशन हो, तो खुद ही रीवैल्यूएशन करने ना बैठ जाओ, थोड़े से पैसे खर्च कर लो, किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर लो, बाद में पैसे वो क्लाइंट रिकवर कर हो जाते हैं, क्लाइंट से रिकवर। यूज एक्सपर्ट, भाई ठीक है ना। तो ये है हमारे 2 थ्रेट, और हर थ्रेट में उसने 3 स्टेप अप्रोच बताई। थ्रेट की 3 स्टेप अप्रोच क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करो, इवैल्यूएट करो, एड्रेस करो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करो, इवैल्यूएट करो। और एग्जामिनर क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, बच्चे क्या नहीं कर रहे, थ्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सेफगार्ड या जो एड्रेस बता देते हैं, वैल्यूएशन के फैक्टर नहीं बताते, ठीक है जी। और अगर नहीं कर सकते ये सेफगार्ड रिड्यूस, तो क्या करो, रिफ्यूज कर दो। भाई कोई बात समझ आई? चलते चलते छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस कर दूं, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। रियल केस, एक फर्म थी गालबन KPMG इंटरनेशनल, USA की थी शायद, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं किस कंट्री की थी, गालबन USA का केस है। CEO कुछ जूनियर वर्क कर रहा था अपना रूटीन में, उसने अकाउंटेंट से ना रूटीन में सवाल पूछे, तो अकाउंटेंट थोड़ा सा घबरा गया। अब हम ऑडिटर जो होते हैं ना, हम थोड़ा सा बिहेवियर को भी नोट कर रहे होते हैं, हमें थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना चाहिए। उसने जूनियर ने कहा, ये बाकी के 10 सवाल मैंने पूछे हैं 10 डिफरेंट वाउचर्स पे, उसने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया है, ये जो 1-2 मैंने वाउचर के सवाल पूछे हैं थोड़ा घबरा गया है। जूनियर ने अपने सीनियर को बता दिया, जो मैनेजर था। मैनेजर ने कहा अच्छा, मैनेजर ने चुपके से कहा अच्छा ऐसा करो, अब ये देखो ये किस ब्रांच से या किस एरिया से रिलेट करते हैं ये वाले 2 वाउचर, उस एरिया में फर्दर डिटेल टेस्टिंग करो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या किया, बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो उसमें मसले मसाइल निकलना शुरू हो गए। जब कोई मसले शुरू हुए 5-6 सामने आए, लिस्ट बन गई, मैनेजर ने कहा अब उस अकाउंटेंट को बुलाओ। अकाउंटेंट को बुलाया, उसे कहा भाई हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फ्रॉड है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, रेगुलेटर भी इन्वेस्टिगेट करेगा, आपकी जॉब तो गई। अब थोड़ा सा ना उसको इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ना थोड़ा टेरर में लेके आते हैं उसको, जॉब भी जाएगी, जेल में भी जाएंगे आप। वो घबरा गया, कहने लगा सर जी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने किया है वो CEO के कहने पे किया। मैंने कहा अच्छा तो बताओ किया क्या है। उसने सारी वारदात बताई, फेक समझ लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए थे। मैनेजर ने पार्टनर को बताया, गैस करे पार्टनर ने क्या किया होगा, CEO को बताया होगा? नहीं, ये वही एग्जांपल है जो वो कहा था, मैंने कुछ मैटर ऐसे हैं जो हमने कम्युनिकेट नहीं करने, CEO को तो बताया भी नहीं, डायरेक्ट 2-4 गवर्नर्स के साथ कम्युनिकेशन की कि आपका CEO ये कह रहा है। अब ऐसे CEO के साथ, क्योंकि इसमें इंटेग्रिटी नहीं है, तो इसको चेंज कर दीजिए, हम इसके साथ फर्दर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शक है ये हमारे ऑडिट में अब मुश्किलें खड़ी करेगा, हमें इंफॉर्मेशन सही नहीं प्रोवाइड करेगा, हमें इस पर अब ट्रस्ट नहीं है कि इससे जो एविडेंस हमें मिलेगा वो रिलायबल एविडेंस होगा। डायरेक्टर्स ने बोला भाई अभी अगर हम CEO को हटाएंगे ना, तो CEO को हटाना कोई आम चीज़ तो नहीं है, मार्केट में मैसेज जाएगा तो नेगेटिव न्यूज़ है कि ऑडिट के दौरान में CEO जो है वो रिज़ाइन कर गया फॉर एग्जांपल, या उसको रिमूव कर दिया, शेयर प्राइस कम हो जाएगी। जब शेयर प्राइस कम हो जाएगी तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, वो AGM में हमारी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो ऐसा है कि CEO को हम रिमूव नहीं कर सकते। हाँ ऐसा है कि हम आपका ज़रा ध्यान रखेंगे कि इन्फॉर्मेशन आपको ठीक मिलेगी, बेफिक्र हो जाए। ऑडिटर ने कहा नहीं, CEO रिमूव करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना नहीं, क्योंकि इसकी मौजूदगी में प्रॉब्लम है। डायरेक्टर्स ने एक स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा हम नहीं CEO को रिमूव करेंगे। हमने कहा अच्छा, ऑडिटर ने कहा अच्छा, रिज़ाइन किया। और हमारे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है जब ऑडिटर रिज़ाइन करे ना मिड ड्यूरिंग, तो जो अथॉरिटी या प्रोफेशनल अथॉरिटी उसको कम्युनिकेट करे। तो समझ लीजिए उस कंट्री का ICAP था, उसको कम्युनिकेट कर दिया, रेगुलेटर को कम्युनिकेट कर दिया। अब ऑडिटर खुद तो चला गया, लेकिन रेगुलेटर की टीम आ गई,
उन्होंने डिटेल चेकिंग करना शुरू कर। ऊपर से अब ऑडिटर ने जब रिजल्ट किया तो जाहिर रिक्वायरमेंट होती है कि 4 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए। अब वो कंपनी जब दूसरे सीए फर्म के पास जाती थी ना, वो कहते थे सर 2 मसले हैं जिनकी वजह से और कोई भी फर्म ऑडिट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुई। पहला मसला उन्होंने कहा सर 2 महीने गुजर चुके हैं, बाकी सिर्फ 1 महीना रह गया, 1 महीने में इतना टाइम है ही नहीं कि हम ऑडिट कंप्लीट कर सकें। ये तो जिसने तकरीबन 70-80% ऑडिट फर्म ने कंप्लीट किया हुआ ना, आपको उसी को कहना पड़ेगा दोबारा, हम नहीं कर सकते, वरना हमें मजीद आगे 3-4 महीने चाहिए। और दूसरा, हम इस वजह से अगर आप 3-4 महीने ले भी देते ना, हम नहीं करें, क्योंकि अब ये ऑडिट ना रेगुलेटर की नज़रों में आ गया है। अब जो फर्म भी ऑडिट करेगी तो रेगुलेटर उसकी एक एक चीज देखेगा कि पिछला ऑडिटर तो इतराज उठा के गया है और तुम कह रहे हो सारा कुछ सही है, तो रिव्यू करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी इस तरह के फड्डे वाले काम में फंसे, और कोई फर्म तैयार नहीं। अल्टीमेटली गैस करें क्या करना पड़ा, दोबारा कॉन्टैक्ट किया, सीईओ को रिमूव किया। अब ऑडिटर बोले नहीं सर, अब सीईओ को तो रिमूव कर दिया आपने, अच्छा किया, अब हमें कमिटमेंट करें क्या कि आप सारे डायरेक्टर्स का एक एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें डायरेक्टर्स को बताएंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, ऑडिटर की रिकमेंडेशन को कंसीडर करना होता है, और ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा। कितना इंसल्टिंग आप फील कर सकते हैं, लेकिन फंस गए थे वो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह का इशू सामने आए जिसमें क्लाइंट के इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम हो, तो याद रखें फर्स्ट टाइम में क्लाइंट हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। अगर तो आप इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर सारी उम्र उस क्लाइंट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, और अगर आपने स्टैंड ले लिया तो अल्टीमेटली याद रखें रेगुलेटर्स भी आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ों को देख के फिर फैसला करना होता है। बहरहाल तो ये कुछ समझ आई आपको कि अगर कभी आइंदा हमें ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े, अभी ये हमारे एग्जाम्पल है कि अगर ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या किसी फ्रॉड में, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्लियर हुआ जी? चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई नहीं, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।